नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। हम लोग कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे कि कल्चर कैसे एक नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट होता है, ऐसा प्रोजेक्ट जो कभी ख़त्म ही नहीं होता कंपनीज के लिए। उसी सीरीज़ में आज इस टॉपिक का हम लोग लास्ट वीडियो कवर करेंगे। कैटरीना कैफ एक टेक एंटरप्रेनर हैं, टेक की कंपनी उन्होंने फाउंड की है, साथ ही साथ वो एक को फाउंडर हैं यस वीसी फर्म में। उनका कहना है कि कल्चर बनाने का काम डे 1 पे शुरू हो जाता है। कैटरीना का कहना है कि अगर आपकी फाउंडिंग टीम में जो शुरुआती टीम है उसमें फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, उसमें अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं और उसमें लैटिनोज हैं, मतलब अलग अलग रेसेस के लोग हैं, तो एक तरह से आपकी कंपनी ऑर्गेनिकली ही कल्चरल डाइवर्सिटी में चली जाएगी। मतलब चूंकि ये लोग ऑर्गेनिकली और भी लोगों को लेकर आएंगे इसी तरीके के, तो धीरे धीरे वो जो एक कंपनी में हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के माइंड्स, अलग अलग टाइप के लोग होने चाहिए, उसका काम अपने आप शुरू हो जाता है अगर आपकी फाउंडिंग टीम में, शुरुआती टीम में ही आप डाइवर्सिटी को या फिर ऐसे लोगों को रखते हैं जिनका बैकग्राउंड, जिनकी नॉलेज सब कुछ डिफरेंट है। डाइवर्सिटी से हमारा मतलब है जब अलग अलग तरीके के लोग, मतलब अलग रेस के, अलग इंटेलिजेंस के, अलग ओपिनियंस के लोग एक साथ मिलके किसी कंपनी के लिए काम करते हैं। तो जब आप शुरुआती दौर में इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनिक हो जाता है। ऑर्गेनिक का मतलब आर्टिफिशियल नहीं होता, वो अपने आप ही टेकन केयर ऑफ होता है। लेकिन अगर आप ये डाइवर्सिटी नाम की चीज़, ये डाइवर्सिटी मतलब वो जो अलगाव होता है, वो जो भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं, तो ये जो डाइवर्सिटी को अगर आप बाद में लाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा हो जाता है जैसे आपने ग्राफ्ट लगा लिया, मतलब कोई नॉर्मल हिस्सा था उसको काट के निकाल के आपने अलग से कुछ आर्टिफिशियली वहाँ जोड़ दिया, तो वो एक ऑर्गेनिक या नेचुरल तरीके से नहीं दिखाई देता अगर आप इस चीज़ पे बाद में काम करना शुरुआत करते हैं अपनी कंपनी में। तो और कैटरीना का कहना है ये इसलिए भी ऐसा होता है क्योंकि कल्चर अगर एक बार बन जाता है तो उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आपने बनाया नहीं है तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई कल्चर आपकी कंपनी का शुरुआत से ही बनता चला जाता है। शेली आर्चेम्बू एक सॉफ्टवेयर कंपनी मैट्रिक्स सिस्टम की हेड हैं, फॉर्मर हेड। उनका कहना है कि डाइवर्सिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने किसी एक व्यक्ति को ये शुरू में काम दे दिया कि हाँ तुम डाइवर्सिटी हायर करो, अलग अलग टाइप के लोगों को हायर करो और फिर ये इशू आपका सॉल्व हो जाता है। ये ऐसा नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे कस्टमर्स कौन हैं, हमारे सप्लायर्स कौन है। डाइवर्सिटी खाली लोगों को, एम्प्लॉयज़ को हायर करने तक ही नहीं सीमित होती, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स भी इस चीज़ में आते हैं। शेली एक फर्स्ट ब्लैक सीईओ सिलिकॉन वैली की मानी जाती हैं, तो उनका ये कहना है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के बस का काम होगा, इसके लिए आपको पूरी कंपनी वाइड एफर्ट करना पड़ता है। शेली का कहना है कि डाइवर्सिटी का मतलब ये भी है कि हम कहाँ पे हमारा ऑफिस है, हमारे कस्टमर्स कौन हैं, हम किनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डाइवर्सिटी के अंदर आती हैं। तो डाइवर्सिटी कोई ऐसा बॉक्स नहीं है जिसमें आपने टिक कर दिया और चेक करते चले गए। डाइवर्सिटी आपको शुरू से ही ध्यान देना होगा जब आप अपनी कंपनी बनाते हो। आप किसको हायर करते हो शुरुआत में, ये की है, ये मेन एलिमेंट है जिस पे आपको खास ध्यान देना होगा। रॉबर्ट एफ स्मिथ सीईओ हैं विस्टा इक्विटी पार्टनर्स के, और उनका कहना है कि अपनी कंपनी में डाइवर्सिटी लाने के लिए वो खाली इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि जो उनके पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जिनको वो हायर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वो कहाँ पे स्कूलिंग उन्होंने किया है, कौन सी कंपनीज़ में काम किया है। वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ इस पे ध्यान नहीं देता, इनफैक्ट मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि जिन लोगों को मैं हायर कर रहा हूँ उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, क्या करने के लिए वो लायक हैं, उनकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, उनका रुझान कैसा है, इंक्लिनेशन कैसी है, क्या करना चाहते हैं। इसकी वजह से शुरुआत से ही कंपनी में एक डाइवर्स माहौल बनता है, एक कल्चर बनता है डाइवर्सिटी का। विस्टा अपने इन नए हायर्ड लोगों को टैग देता है HIPEL, हाइपल का मतलब हाई परफॉर्मेंस एंट्री लेवल,
उनका ये कहना है कि जब लोग आते हैं तो शुरू में ही वो एक उनका स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो विस्टा इक्विटी पार्टनर्स का ही स्पेसिफिक है। तो जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो इस टेस्ट को लेते हैं जिसपे कि उनको रैंक किया जाता है कि उनमें कितनी पेशेंस है, कितनी असर्टिवनेस है। असर्टिवनेस का मतलब कितनी ताकत से वो अपनी बात रखते हैं सामने वाले के सामने। तो इन बेसिस पे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं वो, ना कि इस बेस पे कि उसने स्कूलिंग कहाँ की है या उसका प्रायर या पहले का एक्सपीरियंस क्या है किस कंपनी में। विस्टा के इस प्रोप्राइटरी एप्टीट्यूड टेस्ट से पर्सनालिटी प्रोफाइल करते हैं वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ की। इससे फ़र्क नहीं है किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, मतलब वो कितना गरीब है, कितना अमीर है। फिर इस बेसिस पे ही लोगों को प्लेस किया जाता है कंपनी में और उनकी फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट भी उसी चीज़ पे डिपेंड करता है। रॉबर्ट का कहना है कि हमारे पास पिछले 20 सालों का डाटा है जो हमको ये बताता है कि सर्टेन प्रोफाइल के लोग, टाइप के लोग कौन सी पोजीशन पे, प्रोफाइल पे बहुत अच्छा काम करेंगे। रॉबर्ट का मानना है जैसे लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं सेल्स में काम करना चाहता हूँ, हम उसको बोलते हैं कि नहीं तुम सेल्स की बजाय सर्विस टाइप में क्यों नहीं ट्राई करते हो। डिपेंड करता है उसने उस पर्सनालिटी प्रोफाइल में कैसा परफॉर्म किया है। रॉबर्ट का कहना है कि जो हमारे काम करने वाला ग्रुप है, फंक्शन करने वाला ग्रुप है, हम उसी के ऊपर ही लोगों को प्लेस करते हैं और उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से उनका रोल डिफाइन करते हैं। इससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो ज़्यादा बेटर हाई परफॉर्मिंग कंपनी की तरह वर्क करती है। एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर भरोसा करके रॉबर्ट की कंपनी में 50% तक डाइवर्सिटी लोगों ने हायर किया है, अलग अलग टाइप के लोगों को हायर किया है। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं आपको पता होना चाहिए हायर करते समय, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है जो आपको पता है आप उन्हीं लोगों को हायर कर लेते हो, इसकी वजह से डाइवर्सिटी नहीं आ पाती। इसलिए इस एप्टीट्यूड को भी बहुत ध्यान में रख के उन लोगों ने अपनी कंपनी के लिए डिज़ाइन किया है। वेंसिस सेरेसिस ज़ेप्टो कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। ज़ेप्टो जो है वो डिजिटल करेंसी की कंपनी है। उनका कहना है कि आप अपनी कंपनी को एक एरिया में ज्योग्राफी वाइज भी क्यों रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। स्पेशली कोविड-19 जैसे पेंडेमिक के बाद तो लोग डिस्टेंस से काम कर रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी के हायर्स बजाय एक ही जगह से होने के अलग अलग जगह से ले सकते हैं। उससे भी कंपनी में डाइवर्सिटी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, जैसा कि उन्होंने अपनी कंपनी के साथ ट्राई किया है। अब तो आपके पास ये भी रीज़न नहीं है कि आप सारे लोग एक ही जगह से हायर करें, बिकॉज अगर पॉसिबल है और लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या डिस्टेंस से वर्क कर सकते हैं, तो आपकी कंपनी के लिए ये भी बाउंड्री नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक लोकेशन से ही लोगों को उठाकर हायर करें। ज़ेप्टो कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, उसमें खाली 300 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन वो 300 एम्प्लॉयज़ 62 लोकेशंस पे बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में अराउंड द ग्लोब। इसका मतलब है लोग खाली डिफरेंट बैकग्राउंड के नहीं हैं, लोग एक तरह से पूरी तरह जोग्राफिकली डिफरेंट एरियाज़ के हैं, बिल्कुल अलग अलग कल्चर के हैं, उनका लाइफस्टाइल भी बिल्कुल अलग है। इससे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपकी कंपनी को और कहाँ से मिल सकती है। अगर आप वाकई अपनी कंपनी को एक ग्लोबल कंपनी, वर्ल्ड वाइड लेवल के तहत कंपनी बनाना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ भी बिल्कुल अलग अलग एरियाज़ के, बिल्कुल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने कस्टमर्स को भी सही तरीके से पहचान सकें। आपके एम्प्लॉयज़ अलग अलग टाइप के लोग होंगे, तो आपकी कस्टमर्स भी आप खोजेंगे डाइवर्स टाइप के। इससे हेल्प होगी आपकी कंपनी को एक ट्रूली ग्लोबल या वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़ी कंपनी बनने के। आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।